बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही है। इस प्रिपरेशन में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें 2 पार्ट जो है इसका वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसका 3rd पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं विनीता तिवारी, आपकी केमिस्ट्री टीचर, आपके लिए केमिस्ट्री इजी बनाने के लिए आ गई हूँ। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच्चों 2 टाइप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है और एक गैल्वेनिक सेल होता है। ठीक है बच्चों, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम डिस्कस क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इन्हीं 2 डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, एक वो जो इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करते हैं केमिकल में और एक वो जो केमिकल को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो इसके 2 पार्ट्स जो 2 टाइप्स हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस इनमें होता है। तो बच्चों क्या क्या और डिफरेंस होता है वो डिटेल से समझेंगे इनके बारे में। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और गैल्वेनिक सेल जो होता है ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। मतलब क्या है इसमें कि पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, केमिकल ब्रेक होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल में जो कि इलेक्ट्रोलिटिक है। ठीक है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, इसका क्या मतलब हुआ, पहले केमिकल्स ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तो फिर करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल में, ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ। ठीक है, और डिफरेंस क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो सेम इलेक्ट्रोड्स होते हैं और सेम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डिप होते हैं। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसी में 2 सेम इलेक्ट्रोड्स डिप करते हो। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, 2 डिफरेंट मेटल्स होते हैं, उनको 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं। जैसे कि अगर जिंक की रॉड है तो ZnSO4 के सोल्यूशन में, जैसा भी आप मेटल लेते हो, जो रॉड लेते हो, जो इलेक्ट्रोड्स लेते हो, उसको उसी के सोल्यूशन में डिप करते हैं। जिंक को जैसे ZnSO4 सोल्यूशन में डिप किया, कॉपर को CuSO4 सोल्यूशन में। मतलब कॉपर को अगर डिप करो तो कॉपर का सॉल्ट होना चाहिए, जरूरी नहीं सल्फेट ही हो, नाइट्रेट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, बट उसी का सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड होते हैं, उसको 2 डिफरेंट सोल्यूशन में डिप करते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस हुआ। और क्या डिफरेंस होता है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड जो होता है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोड्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, और आयंस जो है वो बोथ द इलेक्ट्रोड्स पे डिस्चार्ज होते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेक होगा तो वो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे डिस्चार्ज होता है। ठीक है, बट गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, आयंस आर डिस्चार्ज ओनली एट कैथोड। ठीक है, इसमें एनोड पे डिस्चार्ज नहीं होता है, सिर्फ किस पे, कैथोड पे डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और डिफरेंस क्या है बच्चों, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वहां पे केमिकल्स जो होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि वो आयंस के फॉर्म में डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है। बट गैल्वेनिक सेल में एनोडिक कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है और कैथोडिक का डिक्रीज होता है। रीजन ये है कि कैथोडिक कंपार्टमेंट से आयंस जो है वो इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, एनोड पे डिस्चार्ज नहीं होते। तो जब आयंस डिस्चार्ज हो रहे होते तो इलेक्ट्रोलाइट से कॉन्सेंट्रेशन उसका कम होता जाता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड सेम कंटेनर में प्रेजेंट होते हैं, उसमें दोनों इलेक्ट्रोड डिफरेंट कंटेनर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये बेसिक डिफरेंस आपको इनके डायग्राम से भी क्लियर होता है काफी कुछ, और वैसे इनमें केमिकली क्या चेंज होता है उसमें डिफरेंस आपको पता चला। ठीक है, आपको बोर्ड पर्पस से इस साल के लिए ये है कि ये वाला पोर्शन जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का पोर्शन जो है ये रिड्यूस कर दिया गया है, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। आपको किसके बारे में पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है,
गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। तो आगे डिस्कस करते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में डिटेल में। सो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो सेकेंड पोर्शन था गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल में एग्जांपल बच्चों, जैसे आप दो इलेक्ट्रोड्स लेते हो, उसमें दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं, ठीक है, उन डिफरेंट मेटल्स का हाफ इलेक्ट्रोड बनाते हो, ठीक है, तो वो मेटल्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर एक फिक्स एग्जांपल डेनियल सेल का लें, यहाँ पे मैं एग्जांपल, जैसे आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के आपको बताऊंगी। यहाँ पे एग्जांपल अगर लेते हैं डेनियल सेल का, तो इसमें इलेक्ट्रोड्स जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड लेना है आपको और एक इलेक्ट्रोड लेना है कॉपर का, ठीक है। तो जिंक और कॉपर के दो इलेक्ट्रोड बनाने हैं, ठीक है, दो हाफ सेल बनाने हैं, ठीक। तो अगर जिंक और कॉपर का सेल बनाते हो, हाफ हाफ सेल को कनेक्ट करते हो, तो वो कहा जाता है डेनियल सेल। डेनियल सेल जो है वो एग्जाम्पल है किसका? गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेनियल सेल ही आएगा, और भी आ सकते हैं। मेटल आप चेंज कर सकते हो, लेड ले लिया, कॉपर ले लिया, ठीक है, सिल्वर ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, कोई भी डिफरेंट मेटल्स अगर लेते हो तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके गैल्वेनिक सेल के होंगे, ठीक है। बट डेनियल सेल जो है वो एक एग्जाम्पल है, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड जो है एनोड बनाते हैं जिंक को डिप करते हैं ZnSO4 के सोल्यूशन में, ठीक है, और कॉपर को डिप करते हैं CuSO4 सोल्यूशन में, ठीक है। जैसा बच्चों हमने पीछे डिस्कस किया कि ये दो हाफ इलेक्ट्रोड होते हैं, तो दो हाफ इलेक्ट्रोड को एक सर्किट से कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ठीक है। ये U-ट्यूब होता है, इन्वर्टेड U-ट्यूब कहते हैं इसको। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखा था कि एक ही सोल्यूशन था तो उसमें दो इलेक्ट्रोड आपने डिप कर दिया था, यहाँ पे दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं दो हाफ सेल में, तो वो हाफ सेल आपस में कनेक्टेड कैसे होंगे, ठीक है। तो इन दो हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है इनर्ट सॉल्ट का, ठीक है। इनर्ट सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं अगर सोल्यूशन में या जेलेटिन सोल्यूशन में, ठीक है। इसको फिर इन्वर्ट करके रख देते हैं, दो हाफ इलेक्ट्रोड्स से कनेक्ट कर देते हैं इन्वर्ट करके, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सॉल्ट ब्रिज और सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, इनर्ट सॉल्ट लेते हैं। इनर्ट सॉल्ट इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ऐसा सॉल्ट लेना है। KNO3 ले सकते हैं, NH4NO3 ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह के सॉल्ट ले सकते हैं। इसको आप प्रिपेयर करते हो, उसके बाद से इसको डिप कर दे। तो इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या होता है, पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि ये दो हाफ सेल को कनेक्ट करके सेल सर्किट कंप्लीट करता है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस क्या है, अगर दो इलेक्ट्रोलाइट आप डिफरेंट ले रहे हो, ठीक है, और उसको एक ही कंटेनर में रखते हो तो ये डिफ्यूज हो जाता, ठीक है। तो इस दो इलेक्ट्रोलाइट के डिफ्यूजन को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये भी सॉल्ट ब्रिज का सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है। और क्या करता है, जो जब इलेक्ट्रॉन्स आयंस डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, आयंस डिस्चार्ज हो रहा है, तो जब आयंस डिस्चार्ज होता है तो उस पर्टिकुलर कंटेनर में एक पर्टिकुलर आयंस की कमी होती है, उस आयन को ये बैलेंस करता है। मतलब कि हाफ इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो मेन इसके 3 सिग्निफिकेंस हो गए कि दो हाफ इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेगा, ठीक है, और तुम्हारा डिफ्यूजन से प्रिवेंट करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, ठीक है। तो अगर सॉल्ट ब्रिज के बारे में पूछते हैं तो ये आप इसके पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं कि डेनियल सेल क्या है, ठीक है, कैसे ये वर्क करता है, सेल रिएक्शन कैसे होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, जैसा इसमें बताया हमने कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का गैल्वेनिक सेल, इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कैसे केमिकल ब्रेक होता है, फिर कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, फिर कैसे करंट का फ्लो होता है, वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जैसे हमने डेनियल सेल एग्जांपल लिया है, तो इसमें 2 तरह का प्रोसेस हो सकता है। एक प्रोसेस ये हो सकता है कि जिंक जो है ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करे, ठीक है। अगर ये डिस्प्लेस करता है तो ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर देखें कि कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस करके कॉपर सल्फेट बना दें, ठीक है। अब रिएक्शन देखने में तो दोनों ही पॉसिबल लग रहा है, रिएक्शन में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिंक की वैलेंसी या कॉपर की वैलेंसी कुछ अलग हो रही हो, ठीक है। तो देखने में दोनों पॉसिबल लग रहा है, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग चेक करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से अरेंज किया गया मेटल्स को, ठीक है, तो उससे चेक करेंगे जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के लिए अभी के लिए मैं बता दे रही हूं कि जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है, ठीक है, तो कॉपर को ये डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक, बट कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो मतलब जो डेनियल सेल है उस डेनियल सेल में रिएक्शन इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल हो रहा होगा, तो ये पॉसिबल हो रहा होगा, ये नहीं पॉसिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो जिंक हमने लिया था लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा इलेक्ट्रोड था, एनोड था। एनोड पे क्या प्रोसेस हुआ, एनोड पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, उसको कॉपर ने लिया, ठीक है। तो जिंक से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है कॉपर के पास जाएगा तो कॉपर उसे फिर गेन करता है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से हुआ, जिंक से कॉपर की तरफ, ठीक है। जैसे ही कॉपर पे इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है वैसे ही करंट फ्लो होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर होगा, ठीक है, और फ्लो ऑफ करंट कॉपर टू जिंक होगा, ठीक है। वो आगे चेक करते हैं। देखो अभी अब यहाँ पर क्या होगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल हो रही है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन कर लूं कि सेल रिएक्शन में सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, ठीक है। यहाँ पे जिंक क्या हो गया, +2, कॉपर क्या हो गया, 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाला है। अगर हाफ रिएक्शन देखो तो हाफ इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो Zn2+ बना रहा है, प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एनोडिक कंपार्टमेंट जो है, एनोड जो हाफ इलेक्ट्रोड लिया है उसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरे साइड अगर जाते हैं तो कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये बन जा रहा है कॉपर। देखो यहाँ 2+ चार्ज है, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन जो है अगर वो आपको समझना है तो 2 तरीके से समझ सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, या ऑक्सीडेशन नंबर से भी समझ सकते हो, ठीक है। जैसे देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जिंक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा तरीका इसमें ये है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी प्रोसेस क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0 था, यहाँ कितना हो गया, +2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो प्रोसेस ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो एक डेफिनेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो गई कि रिडक्शन हो रहा है, दूसरी डेफिनेशन इसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। देखो +2 से क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड पे, इस पे आपको क्या समझ में आया कि एक इलेक्ट्रोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड, जो एनोड इलेक्ट्रोड है उस पे प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन। दूसरा इलेक्ट्रोड जो है कैथोड, इस पे क्या प्रोसेस होता है, रिडक्शन होता है। इसका मतलब कि ये जो सेल रिएक्शन है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी सेल रिएक्शन जो है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये सेल रिएक्शन हो गई। अगर आपको इलेक्ट्रोड्स बना करके देते हैं कि आप इसका इलेक्ट्रोड बनाओ, इसे एनोड बनाओ, इस पर्टिकुलर मेटल को कैथोड बनाओ, ठीक है, उसके सोल्यूशन में डिप करो, तो आपको अगर सेल रिएक्शन बनानी है तो आप ऐसे बनाओगे। जिसको भी एनोड बनाया है उसके मेटल को दूसरे इलेक्ट्रोड के सोल्यूशन से रिएक्ट कराओगे, ठीक है। तो ये मेटल जो है इसको डिस्प्लेस करेगा। यहाँ हमने जिंक और कॉपर लिया है जो कि डेनियल सेल है, एग्जाम्पल चेंज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आपको चीजें समझनी है, ठीक है, कि किसको रिएक्ट कराना है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। और भी प्रोसेस होंगे आगे जिससे आप पहचान सकते हो, वो मैं धीरे धीरे बताती चलूंगी आपको। तो ये आपके सेल रिएक्शन हो गई डेनियल सेल की, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और क्या होता है। सेल रिप्रेजेंटेशन जो है बेसिकली सेल अगर आपको बना करके नहीं देते हैं, ठीक है, जैसे गैल्वेनिक सेल बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है तो आप इजीली पहचान लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं तो वो पूरा पर्टिकुलर आपको डायग्राम ड्रॉ करके नहीं देंगे, आपको कुछ रिप्रेजेंट करके देंगे कि उससे आपको पहचानना होगा कि क्या इसमें एनोड है और कौन सा इसमें कैथोड लिया हुआ है, ठीक है, और किसमें क्या चेंज हो रहा है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो देखते हैं अब। सो देखते हैं कि बिना डायग्राम बनाए हुए सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों देखो
एनोड जो होता है, एनोड उसमें चेंज क्या हो रहा होता है, उसमें मेटल चेंज हो रहा होता है आयन में, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेटल आयन में जो चेंज होता है तो वो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड को आप लेफ्ट हैंड साइड पे बनाओगे, ठीक है, या आपको बना हुआ मिलेगा तो आप पहचानोगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल पर्टिकुलर लेके चल रही हूँ कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जिंक चेंज होता है, चेंज को आप ऐसे दिखाओगे एक लाइन ड्रॉ करके, किसमें चेंज हो रहा है, Zn2+ में, राइट। बीच में 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 लाइन रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। तो मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, एनोड था, ठीक है। बीच में 2 लाइन ड्रॉ किया जो बता रहा है कि सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। फिर इसके राइट हैंड साइड पे आपको कैथोड रिप्रेजेंट करना है। तो कैथोड में पर्टिकुलर क्या होता है, देखो कैथोड हम लोगों ने क्या लिया था, कॉपर की रॉड को डिप किया था CuSO4 सोल्यूशन में। तो मतलब कैथोड के साइड में चेंज क्या हो रहा है, कॉपर पहले किस फॉर्म में है, Cu2+ के फॉर्म में, फिर चेंज हो रहा है किसमें, Cu में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप आयन दिखाओगे Cu2+ एंड देन Cu, ठीक है। तो ये आपको बिना सेल का डायग्राम ड्रॉ किए हुए पूरे सेल का रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा ये है एनोड, ठीक है। और एनोड पे क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये जो 2 लाइन ड्रॉ करते हैं इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक। और राइट हैंड साइड पे आ जाते हो तो ये क्या होता है, कैथोड, ठीक है। और कैथोड पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये पूरे सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन करना होता है आगे, इसमें आपको कुछ फॉर्मूले मिलेंगे जिसमें आपको इस रिप्रेजेंटेशन से ऐसी इक्वेशन बनानी होती है या ऐसे इक्वेशन से ये रिप्रेजेंटेशन समझना होता है। बेसिकली आपको कैथोड एनोड पहचानना होगा, ठीक है, क्योंकि जिन भी फॉर्मूले को आप यूज करोगे वहां पे अगर आपने करेक्ट नहीं पहचाना तो सेल जो है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, और वैल्यूज जो है वो गलत आएगी, ठीक। तो आपको कैसे कैसे किस किस तरीके से पहचान सकते हो। अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और समझ लो, जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है उस सेल रिप्रेजेंटेशन को आप कन्वर्ट करोगे रिएक्शन में, ठीक है। रिएक्शन में कन्वर्ट इसलिए करोगे क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। अगर मेटल 2 अलग ऑक्सीडेशन नंबर वाले होंगे, जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर को लिया आपने जिंक के साथ, ठीक। तो जिंक और सिल्वर में रिएक्टिविटी सीरीज जिंक की ज्यादा होती है, तो जिंक को एनोड बनाओगे, सिल्वर को आप कैथोड बनाओगे। तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा आपका, देखो कि जिंक ऊपर है तो Zn से Zn2+ बनेगा, सॉल्ट ब्रिज लिया, और Ag का सॉल्ट लोगे पहले एंड देन Ag सॉलिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन से तुम्हें पता चल रहा है, आगे मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता दूंगी, आपको भी रिएक्टिविटी पता चल जाएगी किसकी कितनी है, ठीक है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं भी रहती है तो आगे एक कॉन्सेप्ट और आने वाला है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, उससे भी आप बता सकते हो, वो मैं ट्रिक बता दूंगी कैसे पहचानते। अभी यहाँ पे मैं जो बताना चाह रही हूँ वो समझ लो कि यहाँ पे जैसे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन में आपने 11th में पढ़ा होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन में जब आप रिएक्शन बैलेंस कर रहे होते हो तो बेसिकली आप ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बैलेंस कर रहे होते हो। मतलब अगर एक मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो दूसरा मेटल भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं दिख रहा, तो रिप्रेजेंटेशन में रिएक्शन को बैलेंस नहीं करी जाती है, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ यहां से देख करके सॉल्व करने की कोशिश करी तो प्रोसेस आपका गलत हो सकता है, वैल्यू आपकी गलत हो सकती है, ठीक है। इसको आपको सेल रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल रिएक्शन के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद से रिएक्शन बैलेंस करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज ये होगी। आगे एक फॉर्मूला और आने वाला है जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपने बैलेंस नहीं किया, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन में कितने मोल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, उन मोल्स को भी यूज करना पड़ता है। तो यहां से आपको मोल्स भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में चेंज करना जरूरी है, बिल्कुल, ठीक है। तो देखो चेंज कैसे करोगे, जो एनोडिक हाफ सेल है इसमें देखो यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन में जो भी चीजें दोनों साइड एनोड में और कैथोड में लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई हैं ये होगी आपके रिएक्टेंट का पोर्शन, ठीक है। और जो भी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये होगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट में क्या होगा Zn,
और साथ में क्या लिया, Ag+, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो ले लिया रिएक्टेंट में, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या लोगे, जो यहां पर है, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या है, Zn2+ एंड Ag, ठीक है। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक है। अब इसको आपको बैलेंस करना होगा, क्यों, क्योंकि देखो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, सिल्वर कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 1 सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, 2 सिल्वर कर लोगे, ठीक है। तो ये 2, तो देखो यहां से क्या चीज क्लियर हुई, जो कि आपको यहां से नहीं पता चलेगी। यहां से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहां पे आपको 2 और 1 का दिख रहा था, बट अभी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस सेल रिएक्शन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर Ag का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपको, सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन, तो वो आपको यहां से नहीं पता चलता, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके 2 मोल का कॉन्सेंट्रेशन आपको यूज करना है, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन कैसे बनाते हैं, वो ये प्रोसेस होता है। ये सब छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पोर्शन जो है उनको डिफिकल्ट लगता है। बट छोटी छोटी सी चीजें हैं, उसको अगर आप बड़े ध्यान से समझ लें, ठीक है, तो ये आगे बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले पे होते हैं, बट आपको बैलेंसिंग का ध्यान रखना पड़ता है। सो अब चेक करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, और सेल रिएक्शन में इसका क्या यूज होता है, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आगे के न्यूमेरिकल के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो बच्चों देखो क्या होता है कि जब मेटल को आप डिप करते हो उसी के सॉल्यूशन में, ठीक है, मेटल को डिप करो उसी के सॉल्यूशन में। एग्जांपल हम लोगों ने डेनियल सेल लिया था, तो ऐसा ही कुछ ले सकते हैं एग्जांपल में, ठीक है। आगे इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए आपको समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि एक एग्जांपल से आपको क्लियर होता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मेटल को जब डिप करते हो उसी के सॉल्यूशन में, तो मेटल जो है या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है या पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2 चीजें यहाँ पे हमने बताई कि मेटल या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, देखो मेटल पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक, या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, जो सॉल्यूशन लिया है उसके जो आयंस हैं, ठीक है, या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हो। यहाँ देखो इसके सराउंडिंग कौन से आयंस आ जाएंगे, नेगेटिव आयंस आ जाएंगे सारे सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन पता ही आपने सॉल्ट लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मेटल को जब डिप किया उसी के सॉल्यूशन में, तो मेटल या तो नेगेटिवली चार्ज हुआ या तो पॉजिटिवली चार्ज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, ठीक है, आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2 फॉर्म हुए इसमें। अगर मेटल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। पहली चीज, अगर मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, तो इसको कहते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर नेगेटिवली चार्ज हो गया तो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इस पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। और अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो इस पे क्या होता है, रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। मतलब इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो मतलब अगर ये मेटल है तो मेटल n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर्स इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर अभी मेटल का नाम नहीं कौन सा मेटल है, ठीक है। तो कितने भी 1 2 3 कितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है, तो ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, चार्ज में, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये आयन होगा, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, इस पे प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये वर्क करता है एनोड का। ठीक है, तो इस पे ये एक्ट्स एज एनोड। ठीक है, और ये किसका काम करेगा, कैथोड का, एक्ट्स एज कैथोड। ठीक है, तो देखो एक हो गया आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक हो गया आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, एक पे होगा ऑक्सीडेशन, जो दो मेटल्स लिए, दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हाफ सेल बनाया है गैल्वेनिक सेल का, तो जो हाफ सेल है उस हाफ सेल में एक पे ऑक्सीडेशन एक पे रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन जिस पे हुआ वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन जिस पे हुआ वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी होगा वो एनोड का वर्क करेगा। ठीक है, और एनोड को आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे। ठीक है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो कैथोड का वर्क करेगा, कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड पे रखते हो। तो इन्हीं दो हाफ सेल को फिर कनेक्ट करते हैं। तो अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन समझो। ये जो नेगेटिवली चार्ज हुआ और ये सोल्यूशन का जो आयन चार्ज है, आयंस है, ठीक है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज मेटल का, ठीक, और आयंस ऑफ सोल्यूशन, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखते हो तो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जब नेगेटिवली चार्ज हुआ। जब पॉजिटिवली चार्ज हुआ इसका और इसके आयंस का डिफरेंस देखते हो, पोटेंशियल डिफरेंस देखते हो, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गए, जिसको आप एक को एनोड बनाते हो और एक को कैथोड बनाते हो। ठीक है, जब इन्हीं दो हाफ सेल को कनेक्ट करते हो तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ईएमएफ फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा। ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक वैल्यू अगर गिवन है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, ऑक्सीडेशन की गिवन है या रिडक्शन की गिवन है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो आपको ऐसा दिखेगा, मेटल पहले एंड देन आयन। ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक, जिसमें मेटल पहले और आयन बाद में होगा। तो इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू गिवन होगी वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले इसमें आयन आपको देखेगा, मेटल का आयन होगा, देन आपको मेटल दिखेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी जो वैल्यू गिवन होगी वो होगी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन से हुआ। अब आप एग्जांपल में समझ लो, जैसे यहां पे दिया हुआ है Zn2 ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले मेटल है फिर आयन है, इसका मतलब ये इसकी जो वैल्यू गिवन होगी वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन, इसको बोलेंगे जिंक के ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और देखो इसी को हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम दूसरा मेटल ले लेते हैं, जैसे कॉपर लिया, Cu2+2Cu। देखो पहले इसमें क्या दिया हुआ है, आयन, फिर क्या है, मेटल है, तो आयन से मेटल हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखना बहुत जरूरी होता है। कहीं कहीं पे फॉर्मूले में जरूरत होती है रिडक्शन की, सिर्फ रिडक्शन की, और आपको दोनों की वैल्यू दे देते हैं ऑक्सीडेशन की, तो आप वहां पे मेटल से सिर्फ अगर आइडेंटिफाई करते हो, सिर्फ आपने मेटल देख लिया और ये नहीं देखा कि पहले आयन है फिर मेटल है या पहले मेटल है फिर आयन है, तो वैल्यू गलत हो सकती है। क्यों, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है,
बट डिफरेंस कहाँ पर होता है, इसके साइन में होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC न्यू कन्वेंशन ये कहा गया है कि सिर्फ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही मेजर अगर करते हो तो वो ऑक्सीडेशन को भी मेजर करता है। दोनों में डिफरेंस किसका होता है, साइन का होता है। मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में समझ लिया कि टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे ऑक्सीडेशन होता है और ये एनोड की तरह वर्क करता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देख लिया कि कैसे पहचानोगे कि वैल्यू किसकी है, ठीक है। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये इस पे रिडक्शन होता है और ये कैथोड की तरह वर्क करता है। रिप्रेजेंटेशन इसका भी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे पहचानते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सही से पहचान लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसकी गिवन है, ठीक है। आगे फॉर्मूले में वो यूज करना होता है आपको, ठीक है। बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू की बात कर रहे थे हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको किसी हाफ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हो, ठीक है। एक ऐसे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हो जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नोन हो, ठीक है। उससे अगर आप कनेक्ट करते हो तो किसी भी मेटल के किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हो, ठीक है। मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड अगर आप बनाते हो तो उसकी वैल्यू मेजर नहीं होती। जैसे अभी हमने बताया कि मेटल को डिप करते हो उसी के सोल्यूशन में और नेगेटिवली चार्ज हो गया तो वो इंडिविजुअल मेजर नहीं होता है, ठीक है। उसको जब तक आप किसी हाफ इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट नहीं करते हो जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड हो, ठीक है। तो वो जो हाफ इलेक्ट्रोड होता है जिसकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मेजर्ड होती है उसको कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके आगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, दो हाफ सेल को अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो दो हाफ सेल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको EMF ऑफ सेल कहते हैं। तो EMF ऑफ सेल अगर आपको निकालना है बच्चों, EMF ऑफ सेल, तो EMF ऑफ सेल कह सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप। EMF आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब बोल बता सकते हो इसको। और रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं E सेल, ठीक है। ये EMF ऑफ सेल होता है। EMF ऑफ सेल अगर आपको निकालना है तो दो हाफ सेल को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब दो हाफ सेल को कनेक्ट करते हो तो ये कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो, क्या कि E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है बट देखो यहाँ पे कैथोड और एनोड प्लस कैथोड कह रहे हैं, ठीक है। रीजन क्या है कि इसमें कैथोड और एनोड में वैल्यू तो सेम ही होती है, साइन अलग होता है। तो अगर आप कहते हो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो साइन का डिफरेंस हो जाता है। तो दूसरा फॉर्मूला आप इसमें ये भी यूज कर सकते हो, क्या, यहाँ पे E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। अब देखो ये कैसे पॉसिबल है, एनोड प्लस कैथोड, कैथोड माइनस एनोड, ये तो नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रोड पे जो प्रोसेस हो रहा है उसी प्रोसेस के साथ यूज करोगे। मतलब क्या है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो आप ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रखोगे। पहचानने का तरीका हमने बताया, पहले मेटल होगा देन आयन होगा, ठीक है। कैथोड पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो आप इसके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रखोगे जब आप प्लस यूज कर रहे हो, ठीक है। जब आप माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो यहाँ पे दोनों के रिडक्शन की वैल्यू रखनी है आपको। आई बात समझ में। यहाँ पर कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, चलो ठीक है, इसके रिडक्शन की वैल्यू हो गई। बट एनोड पे क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, लेकिन इसके ऑक्सीडेशन की वैल्यू नहीं रखनी है आपको। क्या रखना है, इसके रिडक्शन की वैल्यू। सपोज यहाँ पे जिंक का अगर दिया होता है, जिंक एज एनोड वर्क कर रहे होते हैं, हमने डेनियल सेल एग्जांपल में उठाया जिससे चीजें क्लियर हो जाए आपको। तो जिंक का अगर ये वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू गिवन होगी, ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और आपको पता है कि जिंक जो है वो किसका वर्क कर रहा है, एनोड का, तो एनोड में तो यही हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होगा, प्रोसेस तो यही होगा, बट आपको वैल्यू को चेंज कर देना है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है, इसको आपको कर देना है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी, सपोज हमने कोई ऐसी वैल्यू ले ली कि -0.3 या ऐसे ले लो, -x कोई वैल्यू ले ली, x वोल्ट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर यही वैल्यू क्या हो जाएगी, +x हो जाएगी,
ठीक है, सिंपली क्या करना है आपको, वैल्यू में कुछ नहीं करना है, साइन को चेंज कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस होता है किसी का तो माइनस कर देना, बट रखनी यही वाली वैल्यू है आपको यहाँ पे, अगर ये फॉर्मूला यूज करते हो तो, ठीक है। तो ये बच्चों आपका ईएमएफ ऑफ सेल हुआ, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर करते हो, ठीक है, किसी हाफ इलेक्ट्रोड का, ठीक, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 m लेते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड होता है ऑफ 1 m सोल्यूशन, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल अगर आप निकालते हो तो फॉर्मूले में आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है, नॉट रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड कंडीशन को, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला यही सेम यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड के लिए भी, ठीक है, बस यहाँ पे फॉर्मूले में नॉट लगेगा जो आपको डिफरेंस बताएगा नॉर्मल ईएमएफ में और स्टैंडर्ड में, ठीक है, ये डिफरेंस होगा, ठीक। अब आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन ऑफ आईयूपीएसी ये है कि सिर्फ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही मेजर करता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी, ठीक है, मतलब सिर्फ रिडक्शन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अलोन मेजर कर सकता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ठीक है। या आपने देख ही लिया क्या होता है, साइन चेंज होता है, ठीक है। तो आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनी हुई है, जिसको आप रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, ठीक है, उसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको कैथोड और एनोड दोनों मिलता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, बट जो सीरीज बनी हुई है जहां पे हम लोगों ने चेक किया कि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, और कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज जो अरेंज की गई है वो इन्हीं की वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज की गई है, किसके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन की भी नहीं है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि डिफरेंस क्या है दोनों में, साइन का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जैसे कभी ये कंफ्यूजन होता है कि कैथोड किसको लेना है, एनोड किसको लेना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कभी कभी क्या होता है, बड़ी सीरीज है, मेटल्स नहीं याद होते हैं, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उससे आपको रीजनिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और आपका सेल सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैथोड एनोड आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है, वो सारी चीजें आपको समझनी होती हैं। अगर उसमें मिस्टेक हुई तो रीजनिंग क्वेश्चंस आप बहुत सारे इसके हैं जो सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स अगर आपने सही से नहीं पहचाना तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आप सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में और कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं कि अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है तो उसे आप कैसे पहचान सकते हो, किसको कैथोड बनाना है, किसको एनोड बनाना है, ठीक है, और बहुत सारी रीजनिंग क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करने हैं। सो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप बहुत ही ध्यान से समझ लो कि अगर आपको सेल ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है और आपको ये नहीं पता है कि कैथोड किसे बनाना है, एनोड किसे बनाना है, तो उस कंडीशन में एक पॉइंट आप नोट कर लो, वो कर सकते हो। इनकेस अगर आपको लगता है दो मेटल कोई गिवन है एक्स एंड वाई, ठीक है, और आपने रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा, तो आप ई सेल के फॉर्मूले पे किसी को भी कैथोड किसी को भी एनोड मान करके रख लो, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखो कैथोड माइनस एनोड करके, ठीक है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है सॉल्व करने के बाद, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब आपने जो भी इलेक्ट्रोड चूज किया है वो आपने करेक्ट किया है, अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब आपने जो इलेक्ट्रोड कैथोड माना है या एनोड माना है तो वो रॉन्ग है, उसको आप करेक्ट कर लो, ठीक है। तो एक तो ये प्रोसेस होता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन में पूछ भी रहे होते हैं, कभी कभी आपको ये कहते हैं कि ये मेटल लीजिए, आप इसे कैथोड बनाइए, इसे एनोड बनाइए, आपको सेल रिएक्शन दे दी होती है, उसमें आपको चेक करना होता है कि एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक पे रिडक्शन, प्रॉपर रिएक्शन गिवन होती है, ठीक है। तो उस रिएक्शन में आप चेक करते हो कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे रिडक्शन हो रहा है, उन्होंने जो रिएक्शन दी हुई है उसमें फिर आप कंपेयर करते हो, उसी के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप कैथोड एनोड मानते हो, ठीक है। अगर ई नॉट की वैल्यू कैथोड माइनस एनोड करने पे पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब उन्होंने जिसे कहा, एग्जामिनर ने जिसे कहा है कैथोड, उसे कैथोड माना है, एनोड माना है, तो वो करेक्ट
सीरीज में अरेंज है, ठीक है। अगर नेगेटिव में आती वैल्यू तो ये बताना होगा आपको कि सेल विल नॉट वर्क, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका। तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो आपको खुद सिलेक्ट करना होता है कैथोड एनोड, ठीक है। तो आपके पास ये प्रोसेस है कि ई सेल आप निकाल लो, किसी को भी कैथोड एनोड मान करके। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं याद है तो आप ये कर सकते हो, कैथोड माइनस एनोड किया और उसके बाद से चेक कर लिया साइन, ठीक है। दूसरा तरीका क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा होता है कि कैथोड एनोड आपको दो मेटल बना करके दे देते हैं और आपको बताना होता है कि सेल विल वर्क और नॉट, ठीक है। तो उस कंडीशन में जैसा बताया गया है क्वेश्चन में वैसे ही वैल्यू रखो और साइन चेक कर लो ई सेल का कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सेल विल वर्क बता दो, नेगेटिव आ रहा है तो सेल विल नॉट वर्क बता दो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। अब प्रिडिक्शन ऑफ सेल भी पूछते हैं, तो प्रिडिक्शन ऑफ सेल के लिए आप कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हो, जैसे कि ई नॉट सेल हमने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लोगे। यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो एक रिलेशन फ्री एनर्जी का ईएमएफ ऑफ सेल से देख लेते हैं और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल से चेक कर लेते हैं। इसी से आपको पता चलेगा कि सेल विल वर्क और नॉट। तो एक प्रोसेस आपका ये भी है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। एक फॉर्मूला होता है रिलेशन, आप मान लो इसको डेल्टा जी का रिलेशन ईएमएफ ऑफ सेल से क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल ले सकते हो, राइट। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी लेते हो तो डेल्टा जी नॉट हो गया, ये माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ये नॉर्मल किसी भी टेम्परेचर पे ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या है बच्चों, ये है गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इसको कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, राइट। ये है गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। एन यहाँ पर क्या है बच्चों, एन रिडॉक्स रिएक्शन में, सेल रिएक्शन में जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो एन की वैल्यू होगी। लाइक जिंक एंड कॉपर में हम लोगों ने देखा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इस प्रोसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। एफ यहाँ पे फेराडेज नंबर है, ठीक है। एफ यहाँ पे फेराडेज नंबर है और इसकी वैल्यू तो आप जानते हो 96500, ठीक है। ई सेल क्या है, ई सेल ईएमएफ ऑफ सेल है, ये इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड, ठीक है। ये ले सकते हो, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दोनों के रिडक्शन की वैल्यू लेनी है, जबकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये ईएमएफ ऑफ सेल हो गया, ठीक। ऐसे डेल्टा जी नॉट जो है, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, ठीक। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फेराडेज नंबर है। ई नॉट सेल जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, जैसा कि अगर सेल विल वर्क और नॉट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि आप ई सेल निकालते हो, ई सेल का साइन चेक करते हो, है ना। अगर आपको नहीं पता है कैथोड कौन सा है एनोड कौन सा है तो उस कंडीशन में क्या करते हो, ई सेल निकालते हो, ठीक है। अगर आपने गलत इलेक्ट्रोड चूज किया है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ई सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, सेल विल वर्क, ठीक है। या ये कह सकते हो कि प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। दोनों चीजें कह सकते हो, ठीक है, ओके। तो पॉजिटिव आती है तो सेल विल वर्क। तो डेल्टा अगर ई से आप चेक करते हो तो ई की पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। अगर आप ई की पॉजिटिव वैल्यू रखते हो यहाँ पे तो जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा जी से अगर आपको प्रेडिक्ट करना है तो इसका नेगेटिव साइन बताएगा सेल विल वर्क, ठीक है। डेल्टा जी का नेगेटिव, सेल विल वर्क या प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और ई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल विल वर्क, ठीक है, ये चेक कर लोगे आप, ठीक। तो अगर आपको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, या तो आपसे क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा होता है गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, या ईएमएफ ऑफ सेल फ्री एनर्जी गिवन होता है, ठीक है। उस कंडीशन में अगर आपको कैथोड एनोड गिवन है तो आप नहीं समझ पा रहे हो कि किसे कैथोड माने किसे एनोड माने, तो अगर आपने गलत रखा होगा तो
ये साइन का चेंज आएगा, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो उसको फिर आप करेक्ट कर लो। दूसरा तरीका, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि सेल अरेंज किया है, अब इसमें सेल विल वर्क और नॉट, ठीक है, तो जैसा बताया गया है वैसे ही रखो और फिर चेक कर लो, पॉजिटिव आ रहा है तो बता दो सेल विल वर्क, मतलब ई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो सेल विल वर्क, ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो सेल विल वर्क, अगर रिवर्स हो गया तो सेल विल नॉट वर्क, ठीक है। तो बच्चों अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, प्रोसेस जो है वो समझ लीजिए, जिसमें हम लोग कैथोड और एनोड चेक कर रहे थे कि कैथोड किसको बनाना है, एनोड किसको बनाना है, जो कि सिलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल्स को अरेंज किया गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग वैल्यू के ऑर्डर में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू के ऑर्डर में जो अरेंज करते हैं इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉप पे होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, टॉप वाले मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो जो ऊपर होते हैं टॉप पे उनको एनोड की तरह वर्क करते हैं, उनको एनोड की तरह यूज करते हैं, और जो नीचे होते हैं वो कैथोड की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। इन केस क्योंकि सीरीज बड़ी होती है, इन केस मेटल्स याद नहीं होते हैं तो आपके पास एक और क्या ऑप्शन है जिससे आप पहचान सकते हो कि कैथोड किसको बनाना है, एनोड किसको बनाना है, और साथ ही साथ इस सीरीज से बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उसका मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ, सीरीज तो आप बना लेना, कुछ अगर आपको याद होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी कभी वैल्यू अगर गिवन नहीं होती है तो रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ती है, बट अगर वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ वैल्यू से कंपेयर कर सकते हो, वैल्यू के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साइन से आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा, और बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, ठीक है। तो बच्चों ट्रिक समझ लो क्या है। यहाँ पे बच्चों देखो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे मैं सेंटर में हाइड्रोजन ले रही हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, राइट। इसके ऊपर की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये सारी वैल्यू किस में होती है, नेगेटिव में होती है, ठीक है। नीचे जितनी वैल्यू होती है, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सभी पॉजिटिव में होती है, बस हमें इतने की जरूरत है, ठीक है। इतने से आप इसके साइन से ही कुछ भी पहचान सकते हो, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ऊपर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, आते आते नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, फिर पॉजिटिव, और ऐसे आप देख सकते हो कि डाउन द सीरीज क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता जा रहा है, ठीक है, ऊपर नेगेटिव में है, ठीक। तो नेगेटिव से नीचे पॉजिटिव में जब आओगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जितनी ये इंक्रीज होती है वैल्यू उतनी रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे समझोगे, ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव, नीचे वाले लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब ऊपर आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ऊपर नेगेटिव वैल्यू होगी, नीचे पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है, और नीचे आते आते वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक। अब आपको कंपेयर करना है, ठीक है। सपोज हमने एक्स एंड वाई मेटल दिया, एक्स एंड वाई, ठीक है, और एक्स का हमने मान लिया कि 2.5 माइनस 2.5 वोल्ट है, ठीक है, और इसका माइनस 3.5 वोल्ट है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है, कोई भी एक्स वाई मेटल है, ठीक है, मेटल दे सकते हैं, एक्स वाई दे सकते हैं। अब आपको इसमें अगर चेक करना है कि एनोड किसको बनाना है, कैथोड किसको बनाना है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होते हैं, ठीक, वो एनोड का वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन सा होगा, आप देख लो, साइन से देख लो, ठीक है, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, ठीक है। तो ग्रेटर वैल्यू ऑफ नेगेटिव जो होगा वो ऊपर ही होगा, ठीक है। तो y जो है -3.5 ये ऊपर होगा, -2.5 नीचे होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपको एनोड और कैथोड बनाना है तो y किसका काम करेगा, एनोड का, राइट, एंड x किसका काम करेगा, कैथोड का, ठीक है। तो आपको अगर मेटल नहीं भी पता है तो आपने वैल्यू से चेक कर लिया, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर जो होंगे वो एनोड होंगे, नीचे जो होंगे वो कैथोड होंगे। तो हमने सिर्फ यहाँ पे साइन मेंशन किया है, ठीक है, साइन से ही आपको चेक कर लेना है। सपोज दो मेटल दिए रखे हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, एक है -2.5, ठीक, और एक है +1.5, राइट। तो आप देखो इसमें कैथोड किसको बनाओगे, एनोड किसको बनाओगे, तो ऊपर कौन सा होगा, नेगेटिव वाला ऊपर होगा, पॉजिटिव वाला नीचे होगा, ठीक है। तो ये x हो गया एनोड, ठीक, y हो गया क्या,
कैथोड, ठीक है। तो साइन, ये वैल्यू भी लेकिन आपको ध्यान रखनी है, वैल्यू किसकी होनी चाहिए, वैल्यू इसकी होनी चाहिए। देखो ये, इसका क्या मतलब हुआ, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू ऐसे दे देंगे, एम मेटल से आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू अगर गिवन है तो इस वैल्यू में कंपेयर नहीं करना है आपको, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है। आपको कंपेयर किस में करना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में कंपेयर करना है, क्योंकि सीरीज जो बनी हुई है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के ऑर्डर में अरेंज किया गया है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको पहले आप कन्वर्ट कर लो इस फॉर्म में साइन के साथ, ठीक है, उसके बाद से आप कंपेयर करोगे, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये नहीं वैल्यू देखा बस चेक कर लिया, प्लस है, माइनस में ग्रेटर है, वो देखने से पहले ये देख लेना कि इसकी वैल्यू गिवन है या इसकी वैल्यू गिवन है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है या ऑक्सीडेशन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो उसको चेंज कर लो फट से रिडक्शन, क्योंकि एक ही फॉर्म में अगर आप तैयार करोगे, इसमें भी आप चेक कर सकते हो, सब कुछ उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बेटर ये है कि आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इसी फॉर्म में सीरीज है, आपको ये फॉर्म में लर्न करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपने चेक कर लिया। तो एक चीज ये हो गई यहाँ पे कि कैथोड और एनोड अगर आइडेंटिफाई करना है आपको, जैसे हमने बताया कि ई सेल आप निकालोगे तो वहां से पता चलेगा, ठीक है। उससे भी पहले आपको ई सेल निकालने से पहले ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहीं से आपकी मिस्टेक नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे साइन से पहचान लिया है, ठीक है। तो वो लंबा प्रोसेस होगा कि आपने पहले ई सेल निकाला, फिर साइन गलत आ गया तो फिर आप करेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से ये कंपेयर कर लिया, ठीक। तो पहला एप्लीकेशन इसका ये हो गया, ठीक है। क्या कि आप चूज कर सकते हो कि एनोड किसको बनाना है और कैथोड किसको बनाना है, ठीक है। और एप्लीकेशंस इसके क्या हो सकते हैं, रिएक्टिविटी, अगर मेटल को रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है तो ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे वाले लेस रिएक्टिव है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट चेक करना है आपको कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो जो ऊपर होता है वो नीचे वाले, सीरीज में जो टॉप पे होते हैं वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब ऊपर और नीचे आपको वैल्यू से ही कंपेयर कर लेना है, ठीक है। एक्स वाई जेड है, सपोज एक्स एंड वाई है, तो एक्स वाई को डिस्प्लेस करेगा या वाई एक्स को डिस्प्लेस करेगा, तो वैल्यू से चेक कर लो आप, ठीक है। अब यहां देखो, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, जैसे हम लोगों ने डेनियल सेल में लिया था, है ना। हमने बताया जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, ठीक है, तो वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। बट अगर कोई ऐसा मेटल देते हैं जो आपको नहीं पता है, तो उस कंडीशन में आप क्या चेक करोगे, वैल्यू चेक करोगे, ठीक है। वैल्यू से आपको कैसे पता चलेगा कि इन दो वैल्यू में ऊपर कौन सा होगा, नीचे कौन सा होगा, तो ये ट्रिक आप यूज करो इसको, ठीक है। ऊपर नेगेटिव वाले होंगे, नीचे पॉजिटिव वाले होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आप चेक करते हो इन दोनों में, ठीक, तो एक्स वाई को डिस्प्लेस कर सकता है या वाई एक्स को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर ये होगा, ठीक है, नेगेटिव साइन ऊपर होगा। इस फॉर्म में देखना है, बार बार बता रही हूं, इसका जरूर ध्यान रखना, ठीक है। जल्दीबाजी में चेक ऐसे नहीं कर लेना कि ऑक्सीडेशन की वैल्यू गिवन है और आपने उसको कंपेयर कर लिया, रिडक्शन की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो रिडक्शन की वैल्यू चेक करोगे तो ये ऊपर होगा, ये एक्स जो है वो वाई को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो आप डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हो जिससे रिएक्शन गलत नहीं होगी, ठीक है। जैसे जिंक और कॉपर की हमने दो रिएक्शन बताई थी कि जिंक CuSO4 के साथ रिएक्ट करके कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, या दूसरी रिएक्शन हमने बताई थी कि कॉपर ZnSO4 से रिएक्ट करके जिंक को डिस्प्लेस करे, तो जिंक डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, ये भी इसके एप्लीकेशन होते हैं कि सपोज एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और डिफरेंट आयंस है, एक से ज्यादा केटायंस और एनायंस है, ठीक है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स है, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट में एक से ज्यादा केटायंस हैं, ठीक, तो वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे मूव करेंगे। लाइक मेटलर्जी में आपने अगर एल्यूमिनियम की मेटलर्जी पढ़ी है तो वहां पर देखिए एल्यूमिना लेते हैं, फेल्डस्पार लेते हैं, क्रायोलाइट लेते हैं, ठीक है। तो जब ये डिसोसिएट होते हैं तो आपको केटायन में 3 आयंस मिलते हैं, Al3+ मिलता है, Ca2+ मिलता है और Na+ मिलता है, ठीक है। ये 3 आयंस है, ठीक। ये 3 आयंस जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे,
माइग्रेट तो तीनों होंगे, बट उसमें डिस्चार्ज कौन सा होगा, मतलब पहले कौन सा डिस्चार्ज होकर के इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो इसके लिए डिस्चार्ज का प्रेफरेंशियल अगर देखना है तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं वो पहले डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, बाकी चीजें जो ऊपर होते हैं उनमें होता है पहले, इसमें डिस्चार्ज अगर देखते हैं कि कौन सा मेटल पहले डिस्चार्ज होगा या डिपॉजिट होगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अब नीचे और ऊपर मेटल आपको नहीं याद है तो उस कंडीशन में आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब सपोज x एंड y है तो x पहले डिस्चार्ज होगा या y पहले डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो पहले नीचे कौन सा है, y। ठीक है, तो y पहले डिपॉजिट होगा, ठीक है, या डिस्चार्ज होगा देन x। ठीक है, तो ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा मेटल पहले डिस्चार्ज होगा अगर एक से ज्यादा आयंस प्रेजेंट है तो। ठीक है, सो अब देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है। ये देखो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे। ठीक है, ये कैसे पहचान सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। तो इससे पहले आपको देखना होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर से पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना होता है। ऑक्सीडेशन के लिए अभी हमने जैसे डेनियल सेल लिया था उसमें बताया था 2 मेथड है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से देख लो, ठीक, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर से कंपेयर कर लो। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है, 0 से पॉजिटिव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होता है। तो ये दोनों प्रोसेस है, आप इस दोनों से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चेक करना है कि ऑक्सीडेशन तो समझ लिया, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है, ठीक है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं वो कंपेयर करना है आपको। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात समझो, अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला और Na+ बन गया, प्रोसेस क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ, राइट। Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, प्रोसेस क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब ये Cl2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है 2, क्योंकि Cl डायटोमिक गैस है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये हो गया रिडक्शन। अब देखो, अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक, और क्लोरीन उसे ना ले, ठीक है ना, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला और क्लोरीन उसे ना ले, तो क्या सोडियम ऑक्सीडाइज हो पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये समझो, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है और सोडियम इसे देना, ठीक, तो क्या क्लोरीन रिड्यूस हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बातें हमने बताई, सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्लोरीन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, क्लियर। सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है क्योंकि क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। तो सोडियम ने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया, तो ये इटसेल्फ क्या कहा जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा, ठीक है। प्रोसेस क्या हो रहा है इस पे, ऑक्सीडेशन, बट ये क्लोरीन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर देखो Cl इलेक्ट्रॉन गेन करता है बट सोडियम उसे ना दे, ठीक है, सोडियम उसे इलेक्ट्रॉन ना दे, ठीक, तो इसका मतलब क्लोरीन क्या कर रहा है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो सोडियम को क्या कर रहा है, ये इसके ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है ना, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर सोडियम इसे ना दे तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। तो क्लोरीन सोडियम को इलेक्ट्रॉन निकालने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो क्लोरीन क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लो कि सोडियम पे ऑक्सीडेशन हो रहा है बट ये इटसेल्फ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे करके रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, प्रोसेस पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक।
ये किसी का इलेक्ट्रॉन ले करके उस मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर हो गई ये बात कि एक ऑक्सीडाइजिंग, जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसपे रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप कंपेयर करते हो तो पहले तो पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, नेचर क्या है उसका, उसके बाद से आप कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो ये अगर बात समझ में आ गई है तो अब आगे समझो। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कंपेयर करना है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑर्डर में या रिड्यूसिंग एजेंट के ऑर्डर में या रिड्यूसिंग नेचर के ऑर्डर में, तो आपको देखना पड़ता है कि जो ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, वो रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्लियर, रिएक्टिव मेटल होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो देखो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो उनका रिड्यूसिंग नेचर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो डाउन द सीरीज अगर आओगे तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर, अब डाउन द सीरीज अगर आते हो तो वही आपको अगर एक्स वाई जेड में दे देते हैं, ठीक है, 3 मेटल्स दे दिए और उनको आपको रिड्यूसिंग एजेंट के ऑर्डर में अरेंज करना हुआ, तो फिर आप वही साइन से कंपेयर करोगे। ऊपर जो है वो नेगेटिव है, सपोज वही एक्स वाई जेड दिया, ठीक है, एक्स वाई जेड दिया -1.5, -2.5, ठीक है, +3.5, ठीक है, ऐसे ही वैल्यू ले ली। अब अगर आपको इसको अरेंज करना है किसके ऑर्डर में, रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग एजेंट के ऑर्डर में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो ऊपर है उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो ऊपर कौन सा होगा इसमें जिसकी नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है, तो ये देखो -2.5, इसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होगा, देन ये होगा, देन ये होगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा y x देन z। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हो गया, रिड्यूसिंग नेचर बता सकते हो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर बता सकते हो। वो ऑक्सीडेशन देखो किसमें हो रहा था, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल रहे थे, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करेंगे। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हुआ और वो इटसेल्फ क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है नीचे ज्यादा होगा, ऊपर कम होगा। ठीक है, तो डाउन द सीरीज अगर जाते हैं तो डाउन द सीरीज ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया, डाउन द सीरीज रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होता है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रीजनिंग क्वेश्चंस इसमें बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपको कंपेयर करना होता है, तो कंपेयर करने के लिए सिंपल तरीका आपके पास ये वैल्यू है और इसके साइन से आप कंपेयर कर सकते हो अगर आपको सीरीज नहीं याद है तो। सो इस चैप्टर का सबसे लास्ट फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जिसपे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा इसका, नास्ट इक्वेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नास्ट इक्वेशन का यूज हम क्यों करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। हाफ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो या ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको छोटा सा डेरिवेशन इसका बता दे रही हूँ, बट डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं होगा, फाइनल फॉर्मूले की जरूरत होगी। डेरिवेशन इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ी आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि कैथोड और एनोड प्रोडक्ट में किसको रखना है, रिएक्टेंट में किसको रखना है, तो वो बस जस्ट पहचानने के लिए उसको चेक करोगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला, एक रिलेशन है गिव्स फ्री एनर्जी का और केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कोएफिशिएंट का, उस रिलेशन से हम लोग नर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से आप क्या सॉल्व करते हो, ईएमएफ ऑफ सेल सॉल्व करते हो या हाफ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी सॉल्व करते हो। तो बच्चों यहाँ पर एक दो फॉर्मूले आप याद रखोगे अभी, जैसा कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इन दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी अभी। एक रिलेशन होता है गिव्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log QC। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है गिव्स फ्री एनर्जी एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट का। ठीक है, यहाँ पे QC जो होता है, QC कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है एट एनी टाइम। अगर यहाँ KC होता तो वो इक्विलिब्रियम हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है,
0 होती है। ठीक है, तो अभी हमें वो नहीं देखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हमें रिएक्शन कोएफिशिएंट की ही जरूरत है। ठीक, यहाँ पर देखो इस इक्वेशन से डेल्टा जी की वैल्यू आप ये रख सकते हो -NF ई सेल, राइट, और इसकी जगह आप क्या रख सकते हो -NF ई नॉट सेल। ठीक है, ये हो गया 2.303 RT एंड लॉग QC। लॉग QC क्या है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। ठीक है, बार बार यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इसको इस साइड लेकर के NF आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, NF कॉमन लेकर के आप यहाँ डाल दो। ठीक, तो आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा, माइनस को भी कॉमन ले लो तो ये फॉर्मूला आता है आपका ई सेल और ई नॉट सेल। ठीक है, देखो यहाँ माइनस था, ठीक, माइनस कॉमन लिया तो अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये है 2.303। वो स्टेप भी लिख सकते हो कि इसको उठा के इधर लेकर के NF को कॉमन लिया, कॉमन लेकर के नीचे डाला। ठीक है, बट वो स्टेप में स्किप कर रही हूँ। NF कॉमन लेकर के यहाँ नीचे डाल देते हैं। RT है ये, NF है, ठीक है, एंड लॉग QC, राइट। अब देखो यहाँ पे R की वैल्यू चेंज नहीं होनी है, T जो है स्टैंडर्ड कंडीशन है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना है। ठीक है, F फैराडेज नंबर है, इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है। तो बार बार इन वैल्यूज को रख करके सॉल्व नहीं करना है आपको, एक बार वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेते हो, वही वैल्यू आपको याद रखनी है। तो E सेल इज इक्वल टू होता है E नॉट सेल माइनस ये वैल्यू आती है आपकी R की, T की और F की वैल्यू रखने के बाद N को आपको रखना है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपने सेल किसका बनाया है, कौन सा मेटल है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चेंज हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ये रखना है 0.0591। आप कैलकुलेट करो तो इसको 0.06 लेकर के सॉल्व करना। ठीक है, पूरी वैल्यू ये ऐसे नहीं रखनी है आपको, लॉग QC। ठीक है, ये देखो ये आपका लास्ट इक्वेशन है, राइट। अब देखो यहाँ पे QC क्या होगा। ठीक, QC जो होता है, QC रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, ये होता है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जो लेते हैं वो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का नहीं लेते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो होता है उसका 1 मान लेते हैं, तो उसको आपको नहीं लेना है। एक्वस फॉर्म में जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा वो लोगे। ठीक है, सपोज हमने डेनियल सेल की इक्वेशन ले ली, लाइक ये है Zn प्लस Cu2+, कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट ले सकते हो। कॉपर सल्फेट क्या है, एक्वस है। जिंक क्या है, सॉलिड है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका Zn2+, ये हो गया एक्वस। ठीक, एंड Cu। ठीक, तो अब देखो ये हो गया सॉलिड, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अगर लेना है आपको तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेना है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर QC की वैल्यू क्या हो जाएगी, QC कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट में क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+। ठीक है, तो अगर डेनियल सेल है तो आपने ये इक्वेशन देखा और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसका रख दिया, कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन में गिवन होगा, या आपको ऐसे अलग से बता रहे होंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इतना एंड जिंक सल्फेट इज इतना। तो आपको बेसिकली यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे 2 तरह के सॉल्ट दिख रहे होते हैं, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका आप अपने जो आपको इजी लगे वो ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ले लो, या ये कह सकते हो कि ये है एनोड। ठीक, एनोड ही इधर जाकर के आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको अगर रटना है तो एनोड अपॉन कैथोड ले सकते हो। ठीक है, जिसको भी एनोड माना उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको ऊपर लेना, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन नीचे लेना। बट इजी वे ये होता है कि आप प्रोसेस को समझ करके सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहूंगी मैं, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया होता है तो सेल इक्वेशन आपको बनानी है। ठीक है, क्योंकि वहां पर 2 चीजें चेंज होंगी, एन की वैल्यू है ना, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर है 2 ठीक है, ये तो फिक्स हो गया, यहाँ आपने क्या रख दिया 2। कॉन्सेंट्रेशन जिंक और कॉपर का गिवन है वो आपने यहाँ रख दिया। ठीक है, लेकिन अगर मेटल चेंज होता है, लाइक जैसे हमने दिया आपको Na से Na2+, ये सॉल्ट ब्रिज, और ये लिया हमने Ag से Ag। ठीक है, Ag+2 Ag। ठीक,
अब यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको इसकी रिएक्शन बनानी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि इस फॉर्म में अगर आप देखते हो कि आपको लगेगा कि ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, आपने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दिया। लेकिन अगर आपने सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल इक्वेशन नहीं बनाई तो दो जगह गलत हो सकता है। एक तो आपको इलेक्ट्रॉन सही नहीं पता चलेगा, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जो हम लिखते हैं ये इसमें जो मोल्स होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के पावर में जाता है, तो वो पावर आप नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो इसकी सेल इक्वेशन अगर बनाते हैं तो ये हो गया Ni। हमने बताया था कि लेफ्ट में जो भी लिखा होगा एनोड और कैथोड का वो रिएक्टेंट होगा Ag प्लस, और प्रोडक्ट में क्या हो गया Ni2 प्लस एंड Ag। अब देखो यहाँ पे निकल 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, रिएक्शन बैलेंस करोगे। 1 सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 सिल्वर ले लो, ये 2 सिल्वर ले लो। अब यहाँ पर QC जो लिखते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ समझो, QC जो लिखते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का क्या है Ni2 प्लस, अपॉन रिएक्टेंट का क्या है Ag प्लस, और जो मोल्स है वो कहां जाएगा, पावर में जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने सीधे यहां से सॉल्व किया तो ये मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, पावर आपको नहीं दिखेगा। ठीक, और n की वैल्यू जो आपको यहाँ पे रखनी है वो क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे हो सकता है ई सेल की वैल्यू गिवन हो। ठीक है, अगर ई सेल की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी होगी कैथोड एनोड की, उससे आपने ये रखा, एन आपने चेक कर लिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो रख लिया, कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, कॉन्सेंट्रेशन रख लिया, सॉल्व कर लिया। सिंपल होता है, बट अगर आपने ये छोटी छोटी मिस्टेक की, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन सेल इक्वेशन नहीं बनाया तो ये मिस्टेक हो सकती है, इससे आपके क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, अभी हमने ये देखा कि ईएमएफ ऑफ सेल नर्स्ट इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। अभी चेक करेंगे कि अगर हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बताया था हमने, ये देखो मेटल जो है ये लॉस ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये चेंज हो जाता है किसमें, Mn प्लस में। ठीक है, एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने बना दिया Zn2 प्लस। ठीक है, अब जैसे हम ई सेल लेते थे, ठीक है, तो ई सेल नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें चेंज, बस यहाँ पे ई सेल की जगह क्या होगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसमें क्या है देखो, पहले मेटल है, फिर चेंज हो रहा है किसमें, आयन में, ये इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो m मेटल चेंज हुआ किसमें, आयन में। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, 0.0591, यहाँ पे आप 0.06 लेकर के सॉल्व करना इजी होगा। ठीक है, और यहाँ पे रखोगे n लॉग। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ये है रिएक्टेंट में सॉलिड और प्रोडक्ट में क्या है, एक्वस है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट में तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। ठीक है, रिएक्टेंट में क्या होगा, 1 रखो ना रखो बात बराबर है। अब इसी को अगर हम इस एग्जांपल पे पुट करें तो देखो क्या होता है, जिंक से Zn2 प्लस, ठीक है, ये इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ले लिया Zn2 प्लस माइनस 0.0591 अपॉन यहाँ n की जगह क्या हो जाएगा 2, ठीक है, n लॉग कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट क्या होगा Zn2 प्लस। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो अब चेक करते हैं कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन से कैसे सॉल्व होगा। सो देखो बच्चों, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे सॉल्व होगा। रिडक्शन में क्या होता था, पहले आयन होता था, राइट, एंड ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता था और ये फिर चेंज हो जाता था मेटल में। तो ये इधर सॉलिड है एंड ये इधर एक्वस है। ठीक है, एग्जाम्पल कॉपर का ले लो, जिंक का भी ले सकते हो, किसी का भी, क्योंकि मेटल कंबाइन किसी से भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी एक मेटल अगर एनोड का वर्क कर रहा है तो उसको दूसरे मेटल से कंबाइन कर दो तो हो सकता है वो कैथोड का भी वर्क करे। ठीक है, तो जिंक भी ले सकते थे, बट मैं यहाँ पे क्योंकि रेडियल सेल का एग्जाम्पल दे रही हूँ तो उसी फॉर्म में आपको सारी चीजें समझाते जा रही हूँ। तो यहाँ पे
कॉपर 2+ है, ये गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में, ठीक है, ये है एक्वस, ठीक। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये देखो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पहले आपको क्या मिलेगा, आयन, देन मेटल, ठीक है, ये ले लिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये देखो आयन देन मेटल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब मेन पॉइंट यहाँ आया कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में है सॉलिड हो गया 1, रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में है मेटल, तो ये देखो मेटल आयन हो गया, ठीक है, क्लियर, 1 अपॉन होगा ये, ठीक। एग्जाम्पल ये जो कॉपर लिया है इससे भी आप देख सकते हो, तो ये देखो Cu2+ Cu इज इक्वल टू Cu2+ 2Cu माइनस 0.0591। अब यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो क्योंकि कॉपर है, दिख रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन Cu2+। ओके बच्चों, तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, हाफ सेल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ सकते हैं और ईएमएफ ऑफ सेल भी पूछ सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल लगा करके जरूर से जाइएगा, इसके न्यूमेरिकल्स में मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी। सो बच्चों, होपफुली आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इंट्रोडक्शन जैसा है वो आपको समझना है, दोनों में डिफरेंस, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस था। डेनियल सेल हमने एक एग्जांपल लेकर के आपको सारी चीजें हमने उस पर क्लियर कर दी हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालना है, आपको रीजनिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, वो सारी चीजें क्लियर कर दी। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करना है वो समझा दिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।